जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेट लेकर आया हूं, जो कि सीटेट दिसंबर में जो होने वाला है उसके लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो दोस्तों, यह सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेट है, तो इसे आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। जी हाँ, पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। प्रश्न कहता है कि वह कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के भिन्न भिन्न अंग के विकास जो है विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। इसका ऑप्शन कहता है कि विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशाई होता है, विकास एक असतत प्रक्रिया है और विकास की दिशा अधोमुखी एवं शीर्षगामी होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जी हाँ, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का प्रश्न कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। जी हाँ, कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन सही है ऑप्शन ए। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। जी हाँ, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, यह ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न कि आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जी हाँ, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण या परिपक्वता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, परिपक्वता। नेक्स्ट है 4 नंबर का प्रश्न कि खाली स्थान है समाजीकरण का प्राथमिक और खाली स्थान है समाजीकरण का द्वितीयक कारक है, यानी कि समाजीकरण का प्राथमिक और द्वितीयक कारक कौन कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। परिवार जो है समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, जबकि विद्यालय जो है वह समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। तो इसका सही आंसर होगा परिवार और विद्यालय। नेक्स्ट है 5 नंबर का कि लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। जी हाँ, 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार? तो इसका ऑप्शन देता है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दंड और आज्ञा पालन। नेक्स्ट है 6 नंबर का प्रश्न है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। नेक्स्ट है 7 नंबर का प्रश्न। दोस्तों, यह 30 नंबर का सेट है, 30 प्रश्न इसमें शामिल किया गया है। 7 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जी हाँ, 5 वर्षीय बच्चा को ऐसा लगता है कि अगर चिकनी मिट्टी को जो गोल मिट्टी यदि उसे दबा करके सांप के रूप में परिवर्तित करे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्रीयता। जी हाँ, जो तर्क है वह है केंद्रीयता। नेक्स्ट है 8 नंबर का प्रश्न कि लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? सामाजिक संरचना या व्यवहारवाद, मनोविश्लेषण या सार्वभौमिकता। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक संरचना। जी हाँ, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सामाजिक संरचना पर आधारित है। नेक्स्ट है 9 नंबर का प्रश्न। 9 नंबर में कहता है कि लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से
संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? जी हाँ, लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया किस लिए विकसित, किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निजी संवाद। नेक्स्ट है 10 नंबर का प्रश्न कि एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? जी हाँ, प्रगतिशील कक्षा की विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सहयोगितापूर्ण अधिगम। नेक्स्ट है 11 नंबर का कि एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? ऑप्शन है स्थानीय संबंध बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतरावैयक्तिक बुद्धि। नेक्स्ट है 12 नंबर का, 12 में दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? जी हाँ, कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी कि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। नेक्स्ट है 13 नंबर का कि जेंडर भूमिकाएं खाली स्थान है। जेंडर भूमिकाएं क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, अधिग्रहित व्यवहार। जी हाँ, जेंडर भूमिकाएं जो है वो अधिग्रहित व्यवहार है। नेक्स्ट है 14 नंबर का कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। नेक्स्ट है 15 नंबर का प्रश्न, 15 में दिया गया है कि अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? जी हाँ, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने के लिए से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा, जी हाँ, इसका सही जो विकल्प होगा कि ऑप्शन कहता है कि मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा। दूसरा कहता है कि विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। और तीसरा है कि कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा। और चौथा कहता है कि कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी। तो यह कहता है कि अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो ऑप्शन फिर से दोहराते हैं कि मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा, विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, और कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा, और कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगा। तो इस प्रकार से 2, 3 और 4 सही है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 16 नंबर का कि समावेशी शिक्षा से अभिप्राय क्या है। जी हाँ, समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। नेक्स्ट है 17 नंबर का, 17 नंबर में दिया गया है कि पढ़ाते समय, कथन और कारण दिया गया है। कथन कहता है कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। सही बात है। और कारण कहता है कि शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। तो कारण भी सही है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट है 18 नंबर का, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आलेख वैकल्य।
नेक्स्ट है 19 नंबर का। 19 में दिया गया है कि विद्यार्थियों के में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। जी हाँ, शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है 20 नंबर का प्रश्न कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मक का अनिवार्य लक्षण है। जी हाँ, सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण कौन सा है। ऑप्शन है अपसारी चिंतन, आवेगशीलता, सोच में केंद्रीकरण, अभिसारी चिंतन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट है 21 नंबर का प्रश्न कि छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4 सभी। जी हाँ, सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता के द्वारा। नेक्स्ट है 22 नंबर का कि एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3 से 4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई यह रणनीति क्या कहलाती है। खंडीकरण या कूटलेखन या स्वागीकरण या अनुकूलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खंडीकरण, क्योंकि नंबर को खंड खंड करके, टुकड़ा टुकड़ा करके याद करने के लिए कहा गया, इसलिए सही आंसर है खंडीकरण। नेक्स्ट है 23 नंबर का कि निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए। अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। नेक्स्ट है 24 नंबर का। 24 नंबर में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचना उपागम के अनुसार छात्रों को पढ़ने में सुसाध्य करता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 और 3। जी हाँ, 2 में कहता है कि परामति विविध प्रकार की पुस्तकों अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। और तीसरा कहता है कि अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है। तो ऑप्शन ये 2 और तीसरा जो पॉइंट है वो सही है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 25 नंबर का कि एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। जी हाँ, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर के समस्या समाधान क्षमताओं को सुसाध्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है 26 नंबर का। जी हाँ, 26 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। सार्थक अधिगम को सुसाध्य कौन करेगा। तो सही आंसर ऑप्शन बी, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है 27 नंबर का कि अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें खाली स्थान है कि भावना उत्पन्न होगी। तो कौन सा भावना उत्पन्न होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्व की भावना उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है 28 नंबर का कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए। क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 29 नंबर का कि बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कि एक अध्यापिका को बच्चे द्वारा गठित वैकल्पिक कल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। तो ये हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, इसलिए ये गलत ऑप्शन है, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है 30 नंबर का, और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुस्तकों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी, व्यवहारात्मक। तो ये था सी टेट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पूरे 30 प्रश्नों का सेट। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, प्यारा से कमेंट कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।